अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा मसला है जिस पर हम हमेशा से बात करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मसला ऐसा है जो कि वक्त के साथ साथ कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात लोग बयान करते हैं, जिसमें लोगों का ये भी कहना है कि बेरोज़गारी इसकी बहुत बड़ी वजह है। साथ ही साथ इस तरह के हौलनाक पिक्चर्स और इस तरह की हौलनाक वीडियोस हमें रोज़ाना की बुनियाद पर देखनी पड़ती है, जहाँ पर हम लोग ये ज़रूर देखते हैं कि ये औरत है, इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, इसकी ज़िंदगी चली गई, इसके बच्चे बर्बाद हो गए, इसका पूरे का पूरा ख़ानदान उजड़ गया। लेकिन वो जो मुजरिम है वो हमें दंदनाता हुआ हमारे मुल्क में ही नज़र आता है या मुल्क से बाहर फ़रार हो जाते हैं। बहुत से सवाल जो है वो हमारे मुल्क के आइन पर भी उठते हैं, कानून पर भी उठते हैं कि आखिर ये जो दरिंदे हमें सड़कों पर नज़र आते हैं या ये दरिंदे हमें अपने घरों में नज़र आते हैं, आखिर ये दरिंदे जो हैं ये जेलों में या सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। जो सबूत हमें नज़र आ रहे होते हैं, जो पिक्चर्स, जो मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि इस खातून के साथ वायलेंस हुआ, जो वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उन तमाम तर एविडेंसेस के बावजूद भी जो है वो मुजरिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। इन तमाम तर सूरत हाल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो हमारे जहनों में आता है वो ये होता है कि क्या हमारे मुल्क में ये कानून मौजूद है, क्या पार्लियामेंट में, सिंध असेंबली में इस पर बात होती है, क्या कोई कानून यहाँ से पास हुआ है, क्या सज़ाएं हैं जो इनको तजवीज़ की गई हैं, क्या अमल होता है पूरा। अगर किसी खातून के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो भी रहा है तो क्या वजूहात है इसकी और किस तरीके से जो है सारी सिचुएशन को टैकल किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी वजह हमारी जो एक सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है वो ये है कि हम अक्सर ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें हमेशा इसी बात की तलकीन करते हुए नज़र आते हैं कि बेटा अब जहाँ पर शादी करके जा रही हो आप, यही आपका घर है, यहीं पर आपने सारी ज़िंदगी रहना है और कोशिश करनी है कि इस घर को बसा कर रखें। हम लोग जो हैं वो उस बच्ची को, तलाक याफ्ता औरत को तो अपने घर पर कबूल नहीं करते, लेकिन जब वो बच्ची इस दरिंदगी का निशाना बनती है और उसकी लाश हमारे घर पर आती है तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने बहुत देर कर दी या हमने जो है वो एक ऐसी बात को सपोर्ट किया जिसको हमें सपोर्ट नहीं करना था। हम अगर इस बात को, इस वाक़े को बहुत पहले ही टैकल कर लेते तो आज हमें सिचुएशन से ना गुजरना पड़ता। आज के प्रोग्राम में यही जानेंगे कि हमारा कानून इस पर क्या कहता है, हमारी सोसाइटी इस बारे में क्या कहती है कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं, आखिर बढ़ता हुआ डोमेस्टिक वायलेंस जो है इसकी वजह क्या है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 35 साल। 35 साल, माशाल्लाह। बताएं कभी घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है? किन बातों पर होता है? खाने पे मसाला कम हो गया या ऑयल कम हो गया, जैसे बॉयल दे दिया जैसे जेल खाने में, फिर गुस्सा आ जाता है। फिर क्या करते हैं? बाहर जाके खा लेते हैं, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खा लेते हैं। अच्छा, ये जो बढ़ता हुआ घरेलू तशद्दुद है जो हम देख रहे हैं कि खवातीन को मारा जाता ये गलत है, ये गलत इस है। पर क्या कहेंगे आप? ये तो ना इस्लाम के अंदर है ना दीन में। अगर कोई ऐसा शख्स करता है तो उसका तो कोई मज़हब ही नहीं हुआ, बिल्कुल तो इंसानियत ही नहीं हुई। तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में तो कम ही नहीं हो रहा। बढ़ने का मकसद पता है क्या है? क्या है? बढ़ने का मकसद ये है कि अब नेट पे, फेसबुक पे आप देखें कितने धोखे दिए जा रहे हैं लड़कियों को। वो चली जाती है मोहब्बत प्यार में, उनके साथ फिर यही तशद्दुद होते हैं। फिर उनकी सास है, उनकी खाला है, उनकी नानी है, नंदे वगैरह हैं, फिर वो यही कर रही होती है, बेचारी ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है और शोर भी उनके कहने में चलता है। वो ना औरत का हक अदा कर रहा है जो दोस्ती का है। शादी के बाद दोस्ती का हक अदा पहले दोस्त बन के रहें, तो वो अपना भरम दिखाता है, मैं शोरों दे रहा, मैं बड़ा हूँ, तू छोटी है। तो ये जो मर्द हैं, ये जो हमेशा इस भरम में ज़िंदगी गुजारते हैं कि भाई ये औरत जो है ये हमारी मलकियत है, हम इसको जैसे चाहें मारें पीटें, क्योंकि इसने तो अपने घर जाना नहीं है, क्योंकि इसके घर वाले तो इसको कबूल ही नहीं करेंगे। मिल्कियत नहीं है। देखिए ये रूह है ना, रूह अल्लाह ताला ने हर जिस्म में डाली, किसी की मिल्कियत नहीं बनाई, अल्लाह ने अपनी मिल्कियत रखी है। तो कोई किसी पे कब्जा नहीं कर सकता, पिंजरे में कैद नहीं कर सकता, चाहे वो तिनके का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे स्टील का, चाहे चांदी का, चाहे सोने का, कैद नहीं कर सकते आप। सोने का पिंजरे भी कैद होना है। बिल्कुल ऐसा आज़ाद पंछी की तरह उड़ते रहो, पूरे आकाश में घूमते रहो और सफ़र करते रहो। अच्छा, तो ये जो मुजरिम है जो इस तरह की सजाएं इस तरह के काम करते हैं, घरेलू तशद्दुद का निशाना खवातीन को बनाते हैं, इनको सजाएं क्यों नहीं होती हमारे माशरे में? अब जो सजाएं देगा कौन? उनके घर में खुद ये मामला चल रहा है, कौन सजा देगा? एक इंसान कहता है कि मेरी बीवी मुझे मोहब्बत नहीं करती, बीवी कहती है मुझसे शोर मोहब्बत नहीं करता। अब दोनों के पास वो चीज़ है नहीं तो करेंगे क्या? ना बीवी के पास मोहब्बत, ना शोर के पास, तो देंगे क्या? दोनों के पास नफरत है, नफरत दे रहे हैं एक दूसरे को। मोहब्बत होगी तो देंगे ना, मेरे जब में पैसे होंगे तो दूंगा। इस तरह मोहब्बत ही नहीं है तो देंगे क्या?
दे ही बिल्कुल नहीं सही रहा। बात है जी। अब हमारे माशरे में जो बढ़ता हुआ घरेलू तशद्दुद है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं कि क्या है? नाइतफाकी और क्या। और ना इत्तफाकी इतनी हो क्यों रही है कि मर्द हजरात जो हैं वो अपनी बीवियों को जान से मार रहे हैं, उनकी ज़बानें काट रहे हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं? हम तो अल्लाह का शुक्र है हमारे घरों में तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी वही वाली बात आ गई कि नाइतफाकी होती है, एक दूसरे को ना समझना, इसकी असल वजह तो यही है और कोई वजह नहीं हो सकती। अच्छा, मर्द ऐसा ट्रस्ट ना हो एक दूसरे के ऊपर, जब ये चीज़ें होती हैं बस। लेकिन ये जो हम देखते हैं कि मर्द हजरात जो हमारे ही माशरे में हमारी आंखों के सामने घूम रहे होते हैं या हमारी सोसाइटी में घूम रहे होते हैं, जो औरतों को मारना जो है वो उसमें फ़ख्र महसूस करते हैं कि भाई मैं तो अपनी औरत को दबा कर रखता हूँ, मैं तो उसको मारता हूँ, ये करता हूँ। ये वाली जो सोच है, ये आप क्या समझते हैं, कहाँ इसकी से आती असल है? सोच ये है कि जो दीन से दूरी है, जिनको मालूम नहीं है तो वो ये चीज़ें करते हैं और क्या। दीन से दूरी है। दीन में अगर दीन सीखेंगे तो हर चीज़ मालूम पड़ जाएगी। औरत के हकूक, माँ के हकूक, बहन के हकूक, हर भाई के हकूक, हर चीज़ के हकूक आ जाते हैं, वालिदैन के हकूक। तो आपको क्या लगता है कि कानून जो है वो इनको सजा क्यों नहीं दे पाता है? माशाल्लाह तो कौन सा ऐसी चीज़ है जिसमें सज़ा मिल जाती है? इसे सज़ा मिलती हो तो समझ में आया ना, कानून अगर सही हो तो। कानून की माशाल्लाह बालादस्ती जो है बस असल कानून की बात है। कानून की बालादस्ती जो है वो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है, जो इसकी बहुत बड़ी वजह है। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो हमें नज़र आए हैं मीडिया पर, हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं कि औरतों को जो है वो घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, अपनी बीवियों को जान से मार दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर कि ये सोच कहाँ से आती है? ये एजुकेशन, इसलिए कि जो करते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़ने से इंसान को नॉलेज आती है और चीज़ों का पता चलता हमने है। तो देखा है इतने पढ़े लिखे लोग, कोई लॉयर होता है, कोई जज होता है, कोई जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी बीवियों को मार रहे होते उनकी हैं। सोसाइटी अच्छी नहीं होती है, वो लोग बियर पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं और उनका उठना बैठना अच्छी जगह नहीं होता है। तो ये तो आपको पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को शुरू से इस तरह उनकी तरबियत करें कि देखिए बच्चा कहाँ जा रहा है, किस सोसाइटी में बैठ रहा है और क्या करता है। अच्छा, ये जो हमारी माएँ कह लें, हमारे बड़े बुजुर्ग कह लें, जो अपनी बच्चियों की जब शादी करते हैं यस, तो ये बात कहती हैं कि भाई अब तुम्हारा वही घर है, अब तुमने वहीं रहना है, चाहे तुम्हारे साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, तुमने वो सब कुछ बर्दाश्त करना है। आपको लगता नहीं है माओं की भी गलती है? नहीं, आजकल तो ऐसा नहीं हो रहा है। लड़कियां बहुत एजुकेटेड हो गई हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं और वो भी खुद मुख्तार हो गई हैं। आपको ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर लड़की जो उसके प्रेशर में आके और ये गलत काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको लगता है माओं को ये सोच तब्दील करने की जरूरत है? यस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मर्दों की बहुत गलत सोच है। ये तो एक कमज़ोर आदमी होता है जब वो हाथ उठाता है, उसको तो अपने बाइफ पे यानी कि उसको बिल्कुल ऐसा करना है, उसको लेके आए वो सारी हमारी जिम्मेदारी है। वो एक घर से एक घर आई है तो सारी जिम्मेदारी हमारी। अब ये कोई उसको मारने से करने से, वो कमज़ोर आदमी होता है वो मारता है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे पता है हमारे मुल्क में ऐसे मर्दों को इनको सजाएं क्यों नहीं दी जाती? सजाएं सब हो सकती है, होता है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ सजा दे पहले, लेकिन उसको शूट कर देना चाहिए। इसलिए वो अंदर जाते हैं फिर छुट के आ जाते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं, चाहे वो डिके तो या कोई भी हो, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, वही एक बात जो बहुत अहम है किसी भी माशरे के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, कि आपके मुल्क में जो है वो कानून की बालादस्ती बड़ी ज़रूरी है। जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी तब तक जो है वो माशरा इसी तरीके से जो है वो बुराइयों में घिरा रहेगा। शादी हो गई आपकी? कितने साल हो गए? 16 साल हो गए। 14 साल हो गए माशाल्लाह। 16 साल हो गए। मुझे बताएं कि ये जो हमारे माशरे में ख़ास तौर पर एक सोच है कि मर्द जो है वो औरत उसकी जागीर है, औरत को वो मार भी सकता है, औरत को जो भी वो कहे औरत को सबसे वो पहले तो ये करना बात है। कहूँगा कि बहू बेटियों की एक इज्जत होती है, उनको इज्जत बहुत ज़रूरी है। लाजमी नहीं कि अगर हम उनको भी आगे लाएं तो वो हमारी नौकर नहीं है, उसका एक अपना मान है और उसकी इज्जत है। घर गृहस्थी में झगड़े होते हैं और उनको अपने अच्छे बातों में उनको सुलझाया जाए, ऐसा नहीं कि उसको मारा जाए, उसको जलील किया जाए, क्योंकि हमारी बच्चियाँ हैं, उनकी भी बच्चियाँ हैं, उनकी एक इज्जत है, उनको इज्जत देना हमारा फ़र्ज़ है, उनको देना ज़रूरी है। क्यों नहीं वो दे असल पाते? मर्द है। मर्द वही है जो औरत को इज्जत दे और उसको अपना, हम जो जाहिर सी बात है, औरत है जो हमारे साथ शादी करके आई तो हमारा हम साया है, हमारी अपनी लाइफ है, तो अल्लाह ना करें हम उसको जलील करें, वो हमारी इज्जत हमारी नहीं है, तो बिल्कुल इसमें ऐसा हम ही। जलील हैं वो नहीं। तो ये जो मर्द हजरात इस तरह के वाकयात हम देख रहे होते हैं, हम कर तो रहे सिर्फ होते दुआ करेंगे अल्लाह इनको हिदायत दे, को किसी की बच्ची को लाएं, उनके पेरेंट्स हों या वो खुद हों, वो ये समझे कि किसी की बेटी को लाएं तो आपकी बेटियाँ जाएंगी, तो इसका ज़रा खास ख्याल रखें और ये ज़रूरी है, हैं। ज़रूरी है जी क्योंकि इज्जत। बेटियाँ बहुत बड़ी रहमत है, तो उनके लिए बड़ी इज्जत अच्छी बात है। ठीक है जी, प्रोग्राम में जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं घरेलू तशद्दुद के हवाले से। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे।
डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से कि किस तरीके से जो है वो हमारे माशरे में ख़ास तौर पर कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पर जो है ये बढ़ता हुआ डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इसका हमें सामना करना पड़ रहा है। कितने साल हो गए शादी को? मेरी शादी को तो हो गए 25 माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुझे बताएं कि जब शौहर से झगड़ा होता है तो किस तरीके से वो झगड़ा जो है वो आप लोग कर रहे होते हैं? मतलब उसमें ज़बान जो है वो हम देखते हैं अक्सर गंदी ज़बान इस्तेमाल की जा रही होती है मर्दों की जानिब से। कुछ मर्द जो है वो हाथ भी उठा रहे होते हैं बेगमात पर। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कुछ? झगड़े मामूली नोयत के ही होते हैं, बच्चों की तरबियत या पसंद नापसंद के ऊपर, लेकिन कोशिश ये होती है कि उस झगड़े को जल्दी निपटाया जाए। खत्म किया जैसे नाराज़गी हो जाती है थोड़ी देर के बाद तो बस उन्होंने कुछ, पहले तो वही करते हैं, उन्होंने कुछ दे दिया, मना लिया, बात हो गई। तो कोशिश ये होती है कि बच्चों के सामने झगड़ा ना किया ना जाए। करें। हाँ। अच्छा, ये जो हमारे मुल्क में हम देखा है कि ये जो माशरे में एक कल्चर है जी, औरत को मारने वाला, औरत पर तशद्दुद करने वाला, ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं सोशल मीडिया पर भी कि औरत को जान से ही मार देते हैं, इतना मारते हैं। तो मुझे बताएं ये मर्दों की कौन सी सोच है कि औरत को मारना और इस हद तक मारना कि आप इतने दरिंदे बन जाओ कि आप एक औरत की जान ही ले लो? मेरे नज़दीक तालीम की कमी, तालीम बहुत ज़रूरी है, तरबियत बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है हम लोग अपनी बेटियों की तरबियत करने में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम अपने बेटों की तरबियत नहीं कर पाए उस तरीके से? मतलब हम औरत को ही कहते हैं कि हमारा माशरा ऐसा है कि आपने जो है वो तरक्की करनी है, आपने पढ़ना लिखना है। औरतों को तो हमने ये बात सिखा दी है, लेकिन मर्दों को नहीं हमने सिखाया आज तक कि ये जो पढ़ी लिखी औरत है इसको आपने संभालना कैसे है। आपको लगता है कंपटीशन है अभी? इस दफ़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि बच्चे और बच्चियां तो बराबर हैं, लेकिन मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि लड़कियों पे ज़्यादा फोकस है लेकिन लड़कों पे नहीं है। हालांकि लड़कों पे इसलिए कि वो आने वाले कल्चर को संभालेंगे वो लोग, तो हमें उन पे भी तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि तरबियत तो दोनों की अच्छा, ज़रूरी ये है। जो माएँ हमें कहती हैं कि अपनी बच्ची की शादी करते हुए कहती हैं कि बेटा अब वही आपका घर है, आपने और वहीं वहीं से रहना निकलना है। तो ये बताएं ये सोच तब्दील करने की ज़रूरत है? क्योंकि इसी सोच के साथ जब बेचारी जाती है अपने घर, मार भी खाती है, बेइज्जत भी होती है, नौकरानी बनकर भी रह रही होती है, लेकिन वो जो उसका मकाम है कि इज्जत जो है वो उसको नहीं मिल पाती। वो हमेशा देख रही होती है, मेरी माँ ने कहा था घर मत आना, वहीं रहना, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर। आपको लगता है सोच तब्दील करने की ज़रूरत है अब? तब्दील तो करनी चाहिए, लेकिन कोशिश ये करें। अब तो ज़्यादा हमारे माशरे में कॉम्प्रोमाइजिंग औरत ही होती है क्योंकि उसको घर संभालना है, उसको घर देखना है, लेकिन इस सोच थोड़ी सी तब्दील होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अपनी बीवी को तो मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, इसको तो मैं संभाल लूँगा, इसको तो मैं देख लूँगा। तो मुझे बताएं ये जो मर्दों की सोच है, कसूरवार आप किसको समझते हैं और ये समझते हैं कि सोच गलत है? सिस्टर, असल में बात सारी है माशरे की नहीं है, माहौल की है। जैसा माहौल इंसान मर्द बैठेगा जिस गैदरिंग में वैसा ही होगा, और अच्छा पढ़ा लिखा मर्द होगा तो जितनी उसकी रिस्पेक्ट है उसकी लेडीज़ की भी उतनी रिस्पेक्ट बनती है। रही बात माशरे की, माशरा हमारा बहुत अच्छा है, माहौल अच्छे भी है बुरे भी है, सब फील्ड में। अब हमारी दुकानदार के फील्ड में कोई अच्छा दुकानदार है कोई बुरा है, सब माशरे में ऐसा होता है। लेकिन मर्द को कुछ अपनी सोच बदलनी चाहिए और औरतों की भी सोच बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्द गलत है तो औरतें सही हैं, औरतें भी अपनी जगह गलत हैं। जब जाके मर्द फैसला ये करता है कि ये दे दिया वो दे दिया, तलाक दे दी, झगड़े होने, ये जब जाके होता है जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होती है, जब दोनों की चल रही होती है तो कुछ भी नहीं होता। ये बात तो आप मानते हैं ना कि मर्द और औरत को अगर देखा जाए तो फिजिकली कोई कंपैरिजन नहीं है, औरत कमजोर है मर्द से। लाजमी सी बात है, अल्लाह ताला ने, मर्जी गलत हो, अल्लाह ताला ने आर्गुमेंट आप करते हो, आप लाजमी मार सी- तो नहीं सकते ना। मारना औरत तो कमजोर पर वैसे भी नहीं मारना चाहिए, वो औरत पे तो वैसे हाथ नहीं उठाना चाहिए। मर्द वही है जो बर्दाश्त करे। कौन कौन सी ऐसी बेसिक वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है? और मर्दों से बात करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सा ऐसा थॉट प्रोसेस है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी सोच है जो उनके जहन में आती है और वो इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि वो जो है वायलेंस पर जो है वो उतर जाते हैं। हमारे माशरे में बढ़ता हुआ घरेलू तशद्दुद है, जो मर्द हजरात बिल्कुल खवातीन पर हाथ उठाते हैं और इस कदर हाथ उठाते हैं कि उनको माजूर कर देते हैं या उनको जान से मार देते हैं, उसको क्या कहेंगे आप? बहन, मेरी अभी शादी नहीं हुई, ये हमारे भाई हैं बड़े, ये आपको बताएंगे। जरा आप बताइएगा। बात ये नहीं है, बात सारी ये है गुड़िया, हर चीज़ का एक नेमुल बदल है ना बेटा। कि माशरे में ये हो रहा है मेरा बेटा, मगर पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, कुछ कसूर उनका है तो कुछ उनका भी है मेरा बेटा, मगर ये होना नहीं आपको लगता चाहिए है कि मेरा अगर किसी का कसूर हो, आप देखें हमने हमेशा तारीख गवाह है इस बात की
कि हमने हमेशा देखा है कि हमेशा कमजोर पर हाथ उठाया जाता बिल्कुल है, यही होता है, ताकतवर यही पर होता है। कभी हाथ नहीं उठाया नहीं गया। उठता मेरा बेटा। हमेशा जब आप कमजोर को मारते हो या कमजोर पर तशद्दुद करते हो तो ये तो कहीं से आपको कहीं ताकतवर से या भी अक्लमंद नहीं, साबित ही नहीं बिल्कुल करता। सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। तो ये जो हमारे यहाँ एक सोच है कि हमने मार कर ही किसी इंसान को सुधारना है, आपको लगता नहीं है गलत? और एक ये कमजोर गलत है मेरा जानवर बेटा, कैसे ये आप हाथ उठा लो? ये गलत सोच है मेरा बेटा। इस चीज़ से और बढ़ावा मिलेगा और मामला ख़राब होंगे, समझे। आदमी नरमी से अफाम और तफहीम से काम ले ले। हाँ भाई इसने थोड़ी कड़वी बात करी है, चलो यार मैं सह लूँ, उसने मैंने कुछ कड़वी कही वो सह ले, समझे। इसी तरह मामला चलेंगे, वरना ये तो मेरा बेटा अपने तो नबी हाथ ने भी नहीं उठाना- कहा, मुनासिब ही नहीं है बेटा, जायज़ ही नहीं है कहीं से। वो अक्सर मर्द ही लोग ये नहीं बात भी है करते जो हैं। औरत पे हाथ उठाए। बिल्कुल जी, हम जो है वो आज के प्रोग्राम में यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो बढ़ता हुआ जो घरेलू तशद्दुद है इसकी क्या वजूहात हैं, कैसे इसकी रोकथाम मुमकिन है, क्या क्या वजूहात हैं, क्या हमारे मुल्क में ऐसे कवानीन मौजूद हैं, क्या हमारे मुल्क का आइन जो है वो इस बात पर भी रोशनी डालता है कि अगर कोई इंसान, कोई मर्द जो है वो अपनी खातून को, अपनी बीवी को या किसी भी औरत को जो है वो जान से मार देता है, उस पर घरेलू तशद्दुद करता है, तो उसकी सज़ाएं क्या हैं, किस तरीके से जो है वो इन तमाम तर सूरत हाल से निकला जा सकता है और किस तरीके से इस तमाम तर सूरत हाल को जो है वो टैकल किया जा सकता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, और जब भी डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात की जाती है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमारे सामने आते हैं, बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस, कुछ केसेस होते हैं जो कि मीडिया की जीनत बनते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जो सिर्फ कोर्ट्स में चल रहे होते हैं और उनका नतीजा कुछ का निकलता है, कुछ जो है वो बिल्कुल ही बेनतीजा हो जाते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर रिदा ताहिर, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट, और कोई तकरीबन 200 से ज़ायद इन्होंने वॉल्यूशन के केसेस देखे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा रिदा, सबसे पहले बताइएगा लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए कि बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस है क्या? अगर हम स्ट्रिक्टली कानून की डेफिनेशन को देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस डिफ़ाइन किया गया है कोई भी जेंडर बेस्ड अब्यूज़ का एक्ट हो, वो किसी भी वनरेबल पर्सन के अगेंस्ट हो। तो यहाँ पे दो चीज़ों को हमें फोकस करना है। नंबर वन, जेंडर बेस्ड अब्यूज़, जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंजिंग है। अगर आप जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो एक वर्ल्ड वाइड उसकी डेफिनेशन है, अगर आप उसको इंटरप्रेट करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे एक्ट जो सिर्फ सिन्फ या जेंडर को टारगेट करते हुए किसी भी इंसान के खिलाफ किए जाएँ तो वो इस एक्ट के अंदर एज अ घरेलू तशद्दुद या डोमेस्टिक वायलेंस ही माने जाएंगे। एंड देन सेकेंडली, वनरेबल पर्सन। ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये कानून सिर्फ औरतों को प्रोटेक्ट करता है। ये बिल्कुल औरतों को प्रोटेक्ट करता है जो कि ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं सोसाइटी के अंदर, ज़्यादा वनरेबल हैं, उनकी इकनॉमिक या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। लेकिन ये बच्चों के खिलाफ होने वाला डोमेस्टिक वायलेंस इसके अंदर शामिल होगा। कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स के खिलाफ बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, या एल्डरली माँ बाप के खिलाफ भी बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। इवन ट्रांसजेंडर पर्सन्स के अगेंस्ट अगर डोमेस्टिक वायलेंस घर के अंदर हो रहा है तो वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये दो मिसकंसेप्शंस मैं पहले क्लियर कर दूँ। अच्छा, उसके अलावा इस डेफिनेशन के अंदर ये भी लिखा है कि फ़िज़िकल एक्ट होगा, इमोशनल एक्ट होगा, क्योंकि बहुत जगहों पे इमोशनल एक्ट भी किया जाता है, जैसे बीवी को धमकी देना कि तुम मुझे बच्चा पैदा करके नहीं दे सकती, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इवन दैट इज़ वर्बल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, वो दोनों भी इसके अंदर कवर्ड हैं। फिर इवन साइकोलॉजिकल अब्यूज़ एंड मोर ओवर इकनॉमिक अब्यूज़, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ख़वातीन के पास नहीं है, इवन दैट इज़ कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा रिदा, जैसे हम देखते हैं हमारे माशरे में बढ़ता हुआ जो डोमेस्टिक वायलेंस है, स्पेशली ख़वातीन के ख़िलाफ़, ख़वातीन इसका शिकार भी बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, तो लोगों के पास या ख़वातीन जो है वो उनके दिलों में ये डर बैठा हुआ है कि हमने जो है वो नहीं जाना, कोर्ट्स में नहीं जाना, या हमने थानों में नहीं जाना, हमें उस तरीके से इंसाफ नहीं मिलेगा जिस तरीके का जुडिशरी सिस्टम है हमारा। इस पर आप क्या कहते हो कि अगर कोई खातून है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है अपने घर में, किस तरीके से जो है वो अपने मामले को टेकअप कर सकती है, अपने मामले पर स्टैंड ले सकती है, और किस तरीके से उसको इंसाफ मिल सकता है? यहाँ पे मैं आपको ये बात ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जो कानून है डोमेस्टिक वायलेंस का 2013 में जो इनेक्ट हुआ है, ये एक औरत को बहुत ज़्यादा पाथवेज देता है कि वो अपने डोमेस्टिक वायलेंस जो उसके खिलाफ किया जा रहा है उसको रिपोर्ट करे। तो यहाँ पे नंबर 1 पाथवे ये होगा कि वो डायरेक्ट सेक्शन 7 के तहत कोर्ट के अंदर पिटीशन कर दे। उसका प्रोसेस ये होगा कि 7 दिन के अंदर अंदर पिटीशन मिलने के बाद
कोर्ट डेट देगा। उसके बाद 7 दिन ही दिए जाएंगे रिस्पोंडेंट को कि वो आके अपना जवाब दे, शो कॉज करे कि क्यों उसके ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन ऑर्डर ना दिया जाए। उसके 90 डेज़ के अंदर अंदर विच इज़ 3 मंथ्स स्ट्रिक्टली कोर्ट ने इस केस को कंप्लीट करना होता है, डिस्पोज ऑफ करना होता है। उसके बाद अपील का प्रोसेस भी है जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बाद कोर्ट ऑफ सेशन में आएगा। 30 दिन के अंदर जो कॉन्विक्ट है वो अपील कर सकता है और फाइनली 60 डेज़ के अंदर उसने फिर इसको डिस्पोज ऑफ कम्प्लीटली करना होता है। एक तो ये ख़वातीन के पास है कि वो कोर्ट में जाके डायरेक्ट पिटिशन दायर कर दें। ये प्रोसीजर इसलिए दिया गया था क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि जब पुलिस के पास रिपोर्ट दी जाती है तो फिर वो लॉज नहीं करते, उसको घर का मामला समझते हैं। लेकिन क्योंकि कोर्ट के अंदर पिटिशन का प्रोसेस अब स्पेशल कानून ने दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस कंप्लेन या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जहाँ पे घरेलू तशद्दुद बहुत सिवियर एक्सटेंट का हो, जिस तरह से एक मॉरिस भट्टी का केस था सिंध हाई कोर्ट में 2008 में, जहाँ पे एक शोहर ने अपनी बीवी की नाक को काट दिया था। सो दैट वाज अ केस ऑफ परमानेंट डिसफिगरमेंट। अगर इतने शदीद एक्सटेंट का घरेलू तशद्दुद हो रहा है तो पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस FIR में दर्ज करके भी वो आगे फिर कोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस जाने के बजाय आप डायरेक्टली कोर्ट में पिटिशन करें। फिर वो अपना प्रोसीजर करेंगे। फॉर एग्जांपल मेडिकल रिपोर्ट MLO के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पे सिंध पुलिस की तरफ से कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स भी हैं एक्सेस को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे वुमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन है। और अब सिंध हुकूमत की तरफ से पुलिस के जो IG साहब हैं गुलाम नबी मेमन साहब, उनके सुपरहेडेड एक 1 स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर भी सिंध के अंदर किया गया है, जहाँ पे आपको एक वकील, एक साइकोलॉजिस्ट और फिर मेडिकल एक्सेस होगी। उससे क्विकर जो है आपको एक्सेस मिल जाती है, बजाय इसके कि आप थाने जाएं फिर वकील के पास अलग जाएं। सो वो क्विकर एक रेमेडी होती है। तीसरा तरीका ये है कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास कंप्लेंट दायर की जाए। वहाँ से जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो ग्रीव्ड पर्सन को हेल्प भी करेगा उसकी पिटिशन दायर करने में, उसका मेडिकल चेकअप कराने में और दीगर ऐसे जो मसलात हैं वो जो भी कोई ग्रीव्ड पर्सन फेस कर रहा है उसको रिजॉल्व कराने में। तो ये बहुत सारे पाथवेज हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके अगेंस्ट एक पर्सन जो ग्रीव्ड पार्टी है वो अपने डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती है। अच्छा, मुझे रिदा ये भी बताइएगा कि जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आपने काफ़ी सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी देखे होंगे, किस तरह का तजुर्बा रहा है आपका, आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा है और जो विक्टिम आती हैं आपके पास उनके क्या खदशात होते हैं, क्या डर खौफ होता है, और वो केसेस जिनमें आपको जो है वो कामयाबी मिली और वो केसेस जो आप जिसमें जो है वो उस तरीके से प्रोसीड नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए था, उसके बारे में बताइएगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बहुत सारी ख़वातीन हैं वो अगर अपना केस दर्ज करने आती हैं या लीगल एडवाइस लेने आती भी हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त होती है मेरी तरफ से, तो फिर भी वो अपना केस कभी कभी आगे नहीं लेके जा पाती हैं बिकॉज़ सोसाइटी इज़ वेरी पैट्रियार्कल और यहाँ पे उन्हें इंडिपेंडेंट रहना और शेल्टर होम की एक्सेस मुश्किल है, इकनॉमिक इंडिपेंडेंस मुश्किल है। तो ये एक वुमेन को और जो मार्जिनलाइज्ड मेंबर्स हैं सोसाइटी के, ट्रांसजेंडर पर्सन हो, उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 देयर शुड बी वेरी गुड शेल्टर होम्स दैट द स्टेट शुड प्रोवाइड, जिनकी कमी की वजह से बहुत से जो ख़वातीन हैं या अग्रीव्ड पर्सनस हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस से नहीं निकल पाते। तो नंबर 1 एम्पावरमेंट ऑफ द विक्टिम। यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि बिल्कुल भी विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। मैं वो चीज़ें अंडरस्टैंड करती हूँ, वो तजुर्बात अंडरस्टैंड करती हूँ जो कोई भी एग्रीव्ड पर्सन इस सोसाइटी के अंदर फेस कर सकता है। सो दैट इज़ नंबर 1, एम्पावरमेंट ऑफ द सर्वाइवर एंड द विक्टिम। नंबर 2, यहाँ पे SOPs की कमी है। सो फॉर एग्जांपल सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का दायरा है, वो भी जुडिशल मैजिस्ट्रेट की और पुलिस की इस कानून के तहत ट्रेनिंग भी कर रहा है और जेंडर सेंसिटाइजेशन भी कर रहा है। लेकिन कमी यहाँ पे है कि इवन दो एक पॉलिसी ब्रीफ भी बनाया जा रहा है इस कमीशन के हवाले से, जुडिशरी के पास कोई अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है जिनको वो अधेर कर सकें। तो हर मैजिस्ट्रेट अपने हिसाब से कानून को फॉर एग्जांपल इंटरप्रेट करता है। यहाँ पे मैं आपको ये एग्जांपल दूंगी कि मेरे पास बहुत अच्छे भी ऐसे जजेस जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स रहे जिन्होंने फॉर एग्जांपल पहली बार कॉग्निजेंस भी ली एक इमोशनल वायलेंस की, कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल वायलेंस के अंदर भी कॉग्निजेंस ली कि हाँ ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है, क्योंकि कानून आना अलग है और उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना एक
दूसरी बात है। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल 25(3) में कहती है कि स्पेशल प्रोविजंस होनी चाहिए, और ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है ख़वातीन के लिए, ये एक स्पेशल लॉ ही है, तो इसके लिए इसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कंक्लूड ये कह के करूँगी कि ये डिपेंड करता है, नो मैटर हाउ हार्श इट इज़, द लक ऑफ द विक्टिम, कि उसको जज कैसा मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट, क्योंकि देयर नो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सो इस चीज़ को ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है, और जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा मैं फोकस देना चाहूँगी कि उसकी बहुत कमी है और उस पर बहुत फोकस होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बैरिस्टर रदा ताहिर मौजूद थी, जो कि एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर हम अपने जुडिशरी सिस्टम को देखें तो उस तरीके से जब भी कोई भी शिकायत लेके जाई जाती है, कोर्ट में जाया जाता है, जब भी आपका केस जाता है तो वो इतना डिले हो जाता है तो कि अक्सर तो हमें इस तरह के वाक़यात भी सुनने को मिलते हैं कि वो शख्स जिसने केस किया था वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा, और उसको जो है वो जाके 25-30 साल बाद इंसाफ मिल रहा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके मुल्क का कानून, आपके मुल्क का आईन ये कहता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार कोई भी शख्स हो रहा है, चाहे वो मर्द है या औरत, 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो उस केस को आपने कंप्लीट करना है। तो जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जितने भी लोग डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, और हम ही लोग होते हैं जो आपस में गैदरिंग्स में बैठ के बात कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों को जो है ना अब हमें रोकने की भी ज़रूरत है और एक दूसरे को मोटिवेट करने की भी ज़रूरत है कि अगर आप कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं तो इसके लिए आवाज़ भी उठाएं, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई हो रहा है तो उसके साथ खड़े होने की भी कोशिश करें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, और बहुत सारे ऐसे राइट्स जिनके बारे में हम शायद उस तरीके से बात नहीं करते, जिसकी वजह से इस तरह के मुख्तलिफ हौलनाक केसेस जो हैं वो हमारे सामने आते रहते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन इकबाल अहमद डेथो साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। सर मुझे बताइएगा, चेयरपर्सन हैं आप ह्यूमन राइट्स के, ह्यूमन राइट्स आखिर हैं क्या? देखिए, इंसानी हुकूक वो जो आईन पाकिस्तान में ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, डिग्निटी, और बुनियादी तौर पे जो हम आईन पाकिस्तान में 8 आर्टिकल से लेके 28 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन जो का आर्टिकल 9 है, वो इंसान की ज़िंदगी की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है, और ये इंसानी हुकूक हैं। और फिर आर्टिकल 29 से लेके 40 तक उनको प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कहते हैं, जो इंसान के बुनियादी बेसिक राइट्स होते हैं, वाटर का, शेल्टर का, फूड का, हेल्थ का, और जो औरतों का पब्लिक पार्टिसिपेशन, फैमिली की प्रोटेक्शन, सोशल जस्टिस, ये सारे जो है ना आईन पाकिस्तान में इंसानी हुकूक दिए गए हैं। और सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक्ट 2011 में सिंध हुकूमत ने बनाया है, जिसके तहत भी ये जितने आइन में या सिंध में जितने भी कवानीन इंसानी हुकूक के हवाले से हैं, चाहे वो ख़वातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, मज़दूरों के हवाले से, ट्रांसजेंडरों के हवाले से, और सीनियर सिटीज़न के हवाले से, जो भी मकतबा फ़िक्र है उनके हवाले से हैं, तो हमारा काम उनका प्रमोशन, प्रोटेक्शन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग करनी है, उनकी जो मुतल्लिक़ महकमे हैं। अच्छा इकबाल साहब, जैसे आपने अभी बात की ना, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं ये बातें कि चलें आईन पाकिस्तान में ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। जैसे आपने बात की प्रोटेक्शन की, यहाँ हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर, गैरत के नाम पर इस तरह के कई वाक़यात हमारे सामने होते हैं, और उसके बाद जो ख़वातीन हैं, स्पेशली अगर हम वुमेन्स राइट की बात करें तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। अभी हमारे सामने 2 केसेस हैं, अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे आयशा जहांज़ेब का वाक़या हुआ, उसके बाद सानिया ज़हरा का वाक़या हुआ, इस तरह के कराची में बहुत सारे वाक़यात होते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं फ़राहम कर पाते हम लोग? जो भी आपने 2 वाक़यात बताए हैं या और भी सारे सुनने केसेस डेली बेसिस में, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले तो हमारे यहाँ जो समाज है, जो मुआशरा है, वहाँ औरत को मर्द अपनी प्रॉपर्टी समझता है। जब आप अपनी उसको इस पेट्रियार्कल समाज में औरत को प्रॉपर्टी समझता है, तो इवन कानून भी ये कहता था कि अगर फिज़िकली, जिस्मानी तौर पे उसको हर्ट हो, नुकसान हो, तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता था। मगर 2013 के बाद सिंध में सिंध डोमेस्टिक वायलेंस से प्रिवेंशन एक्ट आया 2013 में, जिसमें न फ़कत जिस्मानी मगर जहनी तौर पे, साइकोलॉजी तौर पे, इकोनॉमिक अब्यूज़, स्टॉकिंग करना, ये सारे ऑफेंसेस जो थे
वो गैर कानूनी हो गए और उनके लिए चीज़ें बनी। देखिए एक चीज़ आप ये चीज़ अप्रिशिएट करेंगी कि 80s के दौर में 90s के दौर में जब औरत का कत्ल होता था या जिरगा होता था तो मुआशरा कोई बात नहीं करता था, मगर आज आपने देखा कि कारोकारी कत्ल अमद 2004 में आई तरमीम, फिर 11 में आई एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस, फिर 2016 में आई, आज ये है कि इसको फसाद फिल अर्ज भी जो है ना पाकिस्तान पीनल कोड में 311 एड विथ अगर उनके लवाकिन माफ़ भी कर लेते हैं तो मिनिमम सज़ा उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सज़ा होनी होती है। तो पहला तो हम कोशिश करते थे कि लॉ नहीं है, अब लॉ है, अब लॉ होगा तो आप उस लॉ को बेस बना के आप आज मुझसे पूछ रही हैं कि आईन पाकिस्तान में ये चीज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये चीज़ है, इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा। तो पहले तो आइन का होना ज़रूरी, फिर उसके अमल के लिए इदारों का होना ज़रूरी। अब हाँ, अमल क्यों स्लो है, सिंध में जब ये 2013 में कानून आया तो उसके शिक नंबर 3 में ये कहा गया कि इस कानून की आगाही इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, उर्दू और जो मकामी लैंग्वेजेस हैं सिंधी, इसमें तशरीह की जाएगी। पुलिस को मिसलन पुलिस की थाने की लेवल पे ऐसे जब वाक़यात आते हैं, चाहे वो जिस्मानी तशद्दुद हो, जहनी तशद्दुद हो, मुआशी तशद्दुद हो, हिरासमेंट हो या स्टॉकिंग हो या कोई और जो ऑफेंसेस हैं, तो पुलिस के जो मदद मुहर्रर है, जो हेड मुहर्रर है, उनको ये पता होना चाहिए कौन से सेक्शंस लगाने हैं FIR में। फिर उनका जो तफ्तीश करने वाला है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनको फॉरेंसिक साइंस की, एविडेंस की, मेडिकल चीज़ें जो है उनकी मौजूदा टेक्निक्स की होनी चाहिए। मिसलन कहीं इलेक्ट्रॉनिक पीका, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में क्या एविडेंस कलेक्ट करना है, मटेरियल एविडेंस क्या है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है, ऑक्यूलर एविडेंस क्या है। जब IO केस को अच्छे तरीके से नहीं बनाएगा, प्रोसिक्यूशन उसकी कोर्ट में अच्छे तरीके से नहीं करेगी, तो जज को, आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 90 डेज में जज को केस का खात्मा करना है। चाइल्ड मैरिज के लॉ में भी 90 डेज में उनको खात्मा करना है। मगर जब इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी ये सारे एक लाइन में नहीं हो रहे हैं, तो आप देख रही हैं कि वाक़यात तो हो रहे हैं, FIR भी रजिस्टर हो रही हैं, कहीं कहीं अक्यूज़ पकड़ भी जा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एविडेंस नहीं आ रहा है, कन्विक्शन नहीं हो रही और अक्यूटल हो रही है। अच्छा इकबाल साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि आइन मौजूद है, अच्छी बात है, आइन मौजूद है, लेकिन अगर सबसे पहले तो आपने कहा ना कि सबसे पहले आपने जाके FIR कटवानी है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि ख़वातीन जाती हैं FIR के लिए, तो वो ये कह दिया जाता है अरे यार ये तो घरेलू मामलात हैं, ये तो घरेलू मामलात हैं, ये तो पुलिस के बाहर ही आप लोग सेटलमेंट कर लें, FIR तक दर्ज नहीं होती। उसके बाद कुछ पिक्चर्स आती हैं, वीडियोस आती हैं, फॉरेंसिक हो जाता है, मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाती हैं जिसमें ये बात साबित हो जाती है कि इस औरत पर जो है वो तशद्दुद हुआ है। उसके बावजूद भी वो जो शख्स होता है जिसने ये जुर्म किया हुआ होता है, चाहे वो उसका शौहर है, भाई है, बाप है या कोई और है, वो पकड़ में नहीं आता। हम देख रहे होते हैं कि वो औरत जो है वो मनो मिट्टी तले चली जाती है और जो मर्द है वो हमें घूमता फिरता हुआ नज़र आ रहा होता है और उसके घर वाले उसकी दूसरी शादी करा रहे होते हैं। तो मुझे बताएं कि ये कानून मौजूद है तो वो शख्स, वो जो मुजरिम है, वो क्यों नहीं सलाखों के पीछे जा रहा? अब आपने कहा कि जब वो थाने पे जाती है खातून और थाने वाला कहता है ये तो घर का मामला है, अच्छी ख़वातीन जो है थाने पे नहीं आती। देखिए पुलिस वाला भी इस माशरे का हिस्सा है, वो भी मरीक से मश्तरी से नहीं आया है। जो माइंड सेट पेट्रियार्कल कल्चर होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। इसी वजह से तो सिंध पुलिस में ये बड़ी एफर्ट हो रही है। IG गुलाम नबी मेमन साहब परसों 8 मुहर्रम को भी हमने 7 बजे से 10 बजे तक इस मीटिंग की कि सिंध में वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेंटर 40 हैं और 12 वुमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन हैं, फिर फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। इनको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, और क्योंकि औरत कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरा मियाँ के ख़िलाफ़ FIR और वो सलाखों के पीछे हो। वो कहती है कि ये मेरी जो तशद्दुद की चक्की है ना, इससे मुझे निजात मिले, मैं फैमिली से। तो अब हमने ये कोशिश, सिंध पुलिस, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ये कोशिश कर रही है कि ये वुमेन के फैसिलिटेशन सेंटर, पुलिस स्टेशंस इतने सेंसिटाइज हों उधर वुमेन। हाँ, ये भी आप अपने मीडिया के थ्रू कहें कि हमारी जो बहनें हैं वो वुमेन पुलिस में फोर्स में नहीं आती हैं, मेल ज़्यादा हैं। तो अभी सिंध पुलिस ने 15,000 जो पुलिस कांस्टेबल्स के लिए एडवर्टाइजमेंट दिए, तो उन्होंने ख़वातीन के लिए रनिंग की कंडीशन में भी कमी की है, उनकी हाइट में भी किया है।
तो कोशिश ये करें कि ख़वातीन ज़्यादा आएँ। हर थाने पे एटलीस्ट हम चाह रहे हैं कि वुमेन हेल्प डेस्क हो, जो औरत मर्द के पास जाती है और अगर मर्द के साथ वो चीज़ें खुल के नहीं बात कर सकती, कि एक और औरत के साथ कम से कम मामला खुल के बात कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इकबाल साहब, मुझे बिल्कुल आखिर में ये भी बता दीजिएगा, जैसे आपने कहा ना कि इस तरह के वाक़यात होते हैं तो 40 स्टेशंस बनाए गए हैं वुमेन्स एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन। अगर फॉर सपोज़ कोई भी खातून है, कोई भी बहन है जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो मुझे बताएं इसका तरीका क्या है कि किस तरीके से उसको कहाँ पर कौन सा कंसर्न डिपार्टमेंट है जहाँ वो जाएगी, बताएगी तो जल्दी कार्रवाई होगी। ये प्रोसेस ज़रा आसान कर दीजिए ख़वातीन के लिए। अब पहले तो सबसे पहले पुलिस की 15 है हेल्पलाइन, आप 15 पे मददगार पे कॉल करते हैं, फिर मददगार वाले नज़दीक थाने के साथ कनेक्ट करते हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी कराची में 3 वुमेन पुलिस स्टेशन हैं, तो कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन पुलिस एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन हो जाए। फिर DIG ऑफिस में, जो इधर जोनल ऑफिस हैं, फिर SSP ऑफिस में भी एक वुमेन एंड चिल्ड्रन डेस्कें हैं जो एग्जिस्टिंग है। तो कहीं भी ख़वातीन उन डेस्कों पे कनेक्ट कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन पे कर सकते हैं, 15 पे कर सकते हैं, वुमेन डेवलपमेंट की हेल्पलाइन पे कर सकते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन की हेल्पलाइन पे कर सकते हैं, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की हेल्पलाइन पे वो रब्ता कर सकते हैं। और सिंध हुकूमत अभी एक नगीना दक्खन वर्सेस सिंध हुकूमत में जिसमें ये फैसला दिया गया है, 1 स्टॉप फैसिलिटी सेंटर होगा कि औरत आए, FIR भी वहाँ हो, मेडिको लीगल भी वहाँ हो और उनकी कानूनी मदद भी वहाँ हो, और इवन कहीं शेल्टर के लिए रेफरल भी हो। तो अब पहले फेज़ में 12 सेंटर सिंध में बन रहे हैं, अगले फिर फेज़ में 12 बनेंगे, फिर 7 होंगे। तो इस हवाले से 1 स्टॉप फैसिलिटी सेंटर जैसे पंजाब में है, सिंध में ये एक बड़ी कोशिश की जा रही है। अच्छा इकबाल साहब, वो सवाल रह गया मेरा, सज़ाएं क्या हैं, मुझे उसका जवाब दे दीजिए कि सज़ा कितनी है और क्या सज़ा है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीनल कोड में अगर आप हर्ट फिज़िकली जिस्मानी 332 से लेके 337 तक जाएंगे तो किसी में 3 महीने है, किसी में 6 महीने है, किसी में 1 साल है, किसी में 7। तो माइनर होती हैं 3 साल के अंदर, मेजर होती हैं 7 साल, और अगर हीनियस होता है तो वो 7 साल से ज़्यादा होता है। डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर क्रिमिनल फोर्स किया है, यूज़ क्रिमिनल असाल्ट की है, हरासमेंट की है, तो उनकी 7 साल तक सज़ा है। इकबाल अहमद टीपू साहब मेरे साथ मौजूद थे, जो कि सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ जैसे बात कर रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हमने देखा है और हम जब भी कोई भी केस कवर कर रहे होते हैं, जब भी किसी सोशल इशू पर बात कर रहे होते हैं, तो हमें ये जानकर ज़रा सी भी हैरत नहीं होती कि पाकिस्तान में सिंध में ऐसे बहुत सी चीज़ें और हर चीज़ का, हर जुर्म का जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसकी सज़ाएँ जो हैं उसका भी तयन किया गया है, कितनी सज़ा होगी, क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से जो है वो इस सिचुएशन को टैकल किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये हमेशा कहते हैं कि कानून की बालादस्ती उस तरीके से मौजूद नहीं है, या उस तरीके से इस मसले के बारे में लोगों को आगाही नहीं है। उस वजह से जो है वो हम उस तरीके से उस अंजाम तक उस शख्स को नहीं पहुँचा पाते हैं जिस अंजाम का जो है वो हकदार है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जो मैं कर भी रही थी इकबाल साहब से कि एज ए सोसाइटी हमारा बहुत बड़ा एक रोल होता है जो हम प्ले नहीं कर पाते हैं। अगर मेरे साथ या मेरे बड़ों के साथ कभी किसी औरत के साथ कोई ज़्यादती हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाली तमाम औरतों के साथ ज़्यादती होगी। ये कहीं साबित नहीं होता कि अगर जो है शौहर के पास ये हक़ है कि वो अपनी बीवी को मार भी सकता है, मर्द के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी औरत को कत्ल भी कर सकता है गैरत के नाम पर, या वो जो चाहे वो उसको अपनी जागीर समझकर कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है। ना हमारा इस्लाम इस बात पर जो है वो कुछ ऐसी कोई राय है इस्लाम की, ना ही अगर हम बात करें पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के कानून की, तो इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं है कि औरत जो है वो मर्द की जागीर है। बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो सामने आ रहे हैं उसकी बुनियादी वजूहात यही हैं कि औरत उस तरीके से अपने आप को मजबूत नहीं कर पाती। औरत के साथ बहुत सारे ऐसे रिश्ते, बहुत सारी ऐसी बेड़ियाँ उसके पाँव में पड़ी होती हैं जिसकी वजह से जो है वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जो बर्दाश्त करने से कभी भी नहीं रुकता। इसके ख़िलाफ़ जब तक आवाज़ ना उठाई जाए, जब तक जो जितने भी मुजरिमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, ये मसला किसी भी सूरत जो है वो कम नहीं होगा। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।